नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द लर्नर पॉइंट में। दोस्तों, हम कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6 के मॉडल पेपर और जिसमें हम अब तक हमने 3 मॉडल पेपर कर लिए हैं और आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4 जिसमें टोटल 30 प्रश्न रहेंगे। तो चलो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 91। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? राजा की, बख्शी की, खजांची की या फिर प्रधान की? तो जो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी वो होती थी बख्शी की। ऑप्शन बी इज सही इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास या फिर हरिदेव जोशी? तो जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में राजशाही के दौरान प्रमुख मंत्री को क्या कहते थे? बख्शी, दीवान, राजा या फिर परगना अधिकारी? तो जो राजस्थान में राजशाही के दौरान प्रमुख मंत्री जो होते थे उन प्रमुख मंत्रियों को हम कहते थे दीवान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में? तो ये हो जाएंगे 1952 में। ऑप्शन द इज राइट आंसर। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1952 में हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96। भारत शासन अधिनियम 1935 कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1937 या फिर 1 अप्रैल 1937? तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। राजस्थान में जागीरी व्यवस्था का विकसित और स्पष्ट स्वरूप किसके शासनकाल में प्रारंभ हो गया था? मुगलों के, अंग्रेजों के, राजपूतों के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था थी उसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के काल में विकसित हो गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? राजा, मंत्री, बख्शी या फिर खजांची? तो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजा का प्रमुख मंत्री क्या कहलाता था? बख्शी, दीवान, सरदार या फिर जागीरदार? तो राजा का प्रमुख मंत्री होता था उसे कहते थे दीवान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना किसका प्रमुख कार्य था? बख्शी का, दीवान का, खजांची का या फिर परगना अधिकारी का? तो खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना ये प्रमुख कार्य था खजांची का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 101। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा, कालाहारी या फिर थार? तो जो राजस्थान में मरुस्थल है उसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तोरावाटी, सोनोरन, कराकुम या फिर धरियन? तो जो
गतिशील रेत के टीले होते हैं राजस्थान में, उसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं धरियन। अगला प्रश्न, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1757 मीटर, 1122 मीटर, 1727 मीटर या फिर 1828 मीटर। तो अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, इसकी जो टोटल लंबाई है वो हो जाएगी 1727 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसकी इस मंदिर की जो लंबाई है वो तो है 1722 मीटर। और कहते हैं कि 5 मीटर ऊंचा गुरु दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर है उसकी टोटल साथ में जोड़ ले 1722 प्लस 5 तो टोटल हो जाएगी 1727 मीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला कहा जाता है? 12, 13, 14 या फिर 15। तो राजस्थान के 12 जिलों को मरु जिले कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का जल विभाजक किसे कहा जाता है? थार मरुस्थल को, अरावली पर्वतमाला को, माही नदी को या फिर मुकुंदरा पर्वतमाला को। तो जो राजस्थान राज्य का जल विभाजक है उसे कहते हैं हम अरावली पर्वतमाला को। कहने का अर्थ है कि अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। एक साइड में तो मरुस्थल है और दूसरे साइड में मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है। तो जल विभाजक का काम भी करती है ये अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व या फिर उत्तर से दक्षिण। तो जो राजस्थान में मरुस्थल का विकास हो रहा है वो हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, निम्न में से कौन सा तत्व राजस्थान के मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण या फिर शुष्क कृषि। तो जो राजस्थान के मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है वो हो जाएगा शुष्क कृषि। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऊपरमाल का पठार स्थित है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच, भैंसरोडगढ़ से बिजोरिया के बीच, जालोर से बालोतरा के बीच या फिर पाली से राजसमंद के बीच। तो जो ऊपरमाल का पठार है वो स्थित है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्ताई, सुलेमान, अरावली या फिर राजमहल। तो जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो हो जाएगी अरावली। अगला प्रश्न नंबर 110, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें ये देखना है कि इन 4 ऑप्शन में असत्य कथन कौन सा है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है या फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। तो इन चारों में हमें असत्य कथन देखना है। तो वो हो जाएगा इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये जो है वो असत्य है। बाकी अरावली जो है विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में ही है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। अगला प्रश्न नंबर 111, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलती है? बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन या फिर चंबल बेसिन। तो राजस्थान की जो बीहड़ मिलती हैं वो मिलती हैं चंबल बेसिन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में, अजमेर में, अलवर में या फिर जयपुर में। तो जो अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई है वो हो जाएगी सिरोही जिले में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत,
हाड़ौती का पठार या फिर पूर्वी मैदानी अंचल। तो ये हो जाएगा सबसे ऊंचा भाग जो है अरावली पर्वत का है। ऑप्शन ब इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल की पूर्व की ओर प्रसार में कौन सी प्राकृतिक बाधा है? विंध्याचल पर्वत, चंबल नदी, माही नदी या फिर अरावली पर्वत। तो जो राजस्थान में थार मरुस्थल है उसकी पूर्व की ओर प्रसार में प्राकृतिक बाधा जो है वो है अरावली पर्वत। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य का सबसे विशाल भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान या फिर दक्षिण पूर्वी मैदान। तो जो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौगोलिक प्रदेश है वो हो जाएगा पश्चिमी रेतीला मैदान। ऑप्शन स इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। निम्न में से कौन सा भौगोलिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल या फिर हिमालय पर्वत। तो इन चारों में तो जो हिमालय पर्वत है वो राजस्थान में स्थित नहीं है, बल्कि अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान में है, पूर्वी मैदान भी है और थार मरुस्थल भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन स इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। कंठल का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में, भीलवाड़ा जिले में, उदयपुर व प्रतापगढ़ जिले में या फिर चित्तौड़गढ़ में। जो कंठल का पठार है वो हो जाएगा उदयपुर व प्रतापगढ़ जिलों। ऑप्शन स इज राइट आंसर। आज का अगला प्रश्न, भारतीय महामरुस्थल में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर बाड़मेर। तो जो गंगानगर जिला है वो भारतीय महामरुस्थल में शामिल नहीं है, बाकी जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर है। और आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 120। राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर थार के मरुस्थल का विस्तार है? 57%, 61%, 72% और 75%। तो राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल है? तो ये थार का मरुस्थल है 61% भाग पर। ऑप्शन ब इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। साथ ही नई अपडेट पाने के लिए चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।